नमस्कार, हम अखन उपस्थित भ गेल छी सुखीपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 विद्यानगर में, जतऽ कलाकार सुंदर यादव जी मिथिला आर्ट के जे आधुनिकता आर्ट के छथि हुनका लए एकटा पाहुन के रूप में आयल छथि जे बांग्लादेश के अबू कलाम जी, और हुनका एहि ठाव में एले तो हुनका से कुछ बातचीत करऽ के मन छलै और हमरा ई मन छल कि ओहि देश में कला कोन किस्म से छै और एतऽ एले तो की अनुभूति भऽ रहल है ओहि पर बातचीत करे के लेल। तै दुआरे अपने सबके हम ई मैथिली में बोलल छी, आब हम हिंदी में बोलब कियाकि अहूँ और के बुझे में नीक हेतै। हुनकर तो मेन भाषा बंगाली छै और इंग्लिशो बहुते नीक जगह बोले छै और हिंदी सेहो बहुते नीक जगह बोले छै, मुदा अपना और के बुझऽ के लेल, सबके बुझऽ के लेल हिंदी भाषा उपयुक्त भऽ सकै। तै दुआरे आब हम वार्तालाप हिंदी में करब। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए सर। आमी आबू कलाम शामसुद्दीन, सहकारी अध्यापक, खुलना विश्वविद्यालय, खुलना, बांग्लादेश। मूलत आमी एकजन चित्रशिल्पी। तो मैं आबू कलाम शामसुद्दीन हूँ। खुलना यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ड्राइंग एंड पेंटिंग डिसिप्लिन का। वो बांग्लादेश का एक रिनाउन यूनिवर्सिटी है। यही मेरे परिचय है और मैं चित्रकार भी हूँ। ये टीचिंग के अलावा मुझे पेंटिंग पसंद है। मैं दिल से और मेरी दिमाग दोनों से पेंटिंग ही करना मेरा शौक़ है और मेरा सबसे पसंदीदा काम भी है। और नेपाल में आए आप, उसके लिए सबसे पहले आपको स्वागत हम करने चाहते हैं आपके परिचय के बाद। और सबसे पहले एक प्रश्न करने चाहते हैं कि जैसे बांग्ला के और ये नेपाल के आर्ट में जो चित्रकला है उसमें क्या फ़र्क क्या है? वो वैसे तो हमारा रूट्स को देखा जाए तो पहले से कुछ न कुछ कनेक्शंस था, अभी भी कुछ है, हमारा कल्चर में है। हमारा जो जीवन यात्रा है, हमारा जो अभ्यास और जो प्रैक्टिसेस है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। हमारा वो नाक नक्शा और अनुभव सभी मिलता है। पर क्या है ना कि ये कुछ वेदर, कुछ कल्चर, इसके कुछ फ़र्क है। हमारा बांग्लादेश में फोक आर्ट जो है वो मिथिला आर्ट से बहुत ही मिलते जुलते हैं। और अभी तो एकेडमी इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1984 के बाद, 1948 के बाद। तो तभी वो यूरोपियन एक स्टाइल है, आप सभी जानते हैं, मॉडर्न है, कंटेम्पोररी है, तो उसमें थोड़ा ध्यान पड़ गया है। पर हमारा जो मेन स्ट्रीम पेंटिंग्स था, फोक बोलो या ट्रेडिशनल बोलो, वो कुछ जीवन और जीवन की हर एक फेस के ऊपर हुआ करता था। जैसे मिथिला में कुछ मैंने देखा कि लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हमारा वहाँ भी फोक ऐसे होता है। जैसे एक चीज़, जैसे मिथिला में आप फोक, वहाँ पर फोक सबसे स्टैंडर्ड आर्टिस्ट है ना, कला है। जैसे यहाँ पे मिथिला में कुछ कल्चर बदल के जैसे मॉडर्न मिथिला चित्र और बनाने का अभी आ रहा है ना, उस पर आपके फोक और बंगाल में किस प्रकार के विशेष करके पिक्चर, जैसे बोल रहा था कि इंडिया में फिल्मी पिक्चर पर ज़्यादा लोग सब पहले आर्ट सब जा रहा था, बना रहा था, है ना। पाकिस्तान के कुछ ट्रक का बोल रहा था, है ना, ट्रक में आर्टिस्ट कर रहा था। और बांग्लादेश में विशेष कर आप किस पे पिक्चर के मान्यता दे रहा है और किस पर विशेष बना रहा है? वैसे तो चित्रकला में मेरे रिसर्च के हिसाब से कुछ 3 फेजेस दिखा जाए। एक है कि वो लीगेसी, परंपरा अनुसार, जो कि लोक चित्र में रहता है कि दादा परदादा और उसकी नाती पोती सभी, तो वो थोड़ा विलुप्त हो गया। और एक था एकेडमी में जो सिखाया जाता है, और एक था जो सेल्फ टॉट, अपनी आप से कुछ किया जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि रिक्शा आर्ट, हमारा वहाँ बांग्लादेश में एक व्हीकल है जिसमें से लोग, बहुत कॉमन सा व्हीकल है, उसको रिक्शा कहते हैं। तो रिक्शा डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करते हैं। उसमें कुछ स्पेसिफिक फ्लैट सरफेस होता है जहाँ पर लोग बहुत तरीके के पेंटिंग्स करते थे। ये थोड़ा फिल्म से जुड़ा हुआ है। वो जैसे कि फिल्म के बैनर होते हैं,
पोस्टर्स होते हैं उनमें से इसका रंग, कलर्स, कंपोजिशन, सब्जेक्ट्स ये मिलता जुलता है। इसके अलावा कुछ मोरालिटीज़ भी होता है, कई तरह की मोरालिटीज़ उसको देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें बहुत ही अच्छे तरह से लोग का कुछ अच्छा मैसेज हो, जैसे कि आप हेल्प करो वीक पर्सन को, आप शिक्षा लेना चाहिए सभी को, प्राथमिक शिक्षा ज़रूरी है, इस तरह की कुछ होता है। तो रिक्शा पेंटिंग और उस फिल्मी बैनर पेंटिंग्स ये सब अब ऑलमोस्ट विलुप्त हो गया है। तो इसके जो कैरेक्टर्स, कलर्स, फॉर्म्स था, इसको कन्वर्ट करके कुछ म्यूज़ियम टाइप ऑफ पीसेस हो रही है जिनको लोग घर में डेकोरेशन के लिए और बहुत सारी डेकोरेशन के लिए और प्रचार के लिए भी यूज़ करता है। तो वो रिक्शा पेंटिंग से जुड़ा हुआ है और ये रिक्शा पेंटिंग जो है ये अभी बांग्लादेश की एक आइकॉनिक पेंटिंग का हिस्सा भी हो गया है। और एक ये बात हम कि जैसे नेपाल में आप आए हैं ना, नेपाल में आने के बाद में कौन ऐसा चीज़ आपको अच्छा लगा कि अपने देश में जाके उसके पेंटिंग में परिणत हो? नेपाल की नेचर थोड़ा मिलता जुलता है हमारा बांग्लादेश की नेचर से। मैंने नेपाल में सबसे अच्छा जो लगा वो यहाँ का आर्ट जो है। आर्ट मीन्स सिर्फ चित्रकला नहीं, मोनूमेंटल है, कुछ स्कल्पचर्स है, कुछ पोशाक, ड्रेसेस है, सभी कुछ इस तरह से जीवन के साथ मिला हुआ है कि बाहर से कोई भी आए ये नेपाल रिफ्लेक्ट करता है उस कला में। तो मैं पेंट क्या करूं अभी तो मुझे वो प्लान और अनुभव नहीं है, बट बहुत कुछ मैं दिल के अंदर समेट के ले जा रहा हूं। ज़रूर इसका इम्पैक्ट मेरे पेंटिंग में पड़ने वाला है। स्पेशली मिथिला पेंटिंग का कुछ कैरेक्टर्स, कुछ लाइंस, वो स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल्स है वो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ एक फोकस है बुद्धिज़्म का, जो मैंने तरह तरह की मटेरियल में मैंने उसको देखा, कभी ड्रेसेस में देखा, कभी कुछ वो क्या कहते हैं मंडेला पेंटिंग्स में देखा, कभी कुछ पॉट पेंटिंग सा, बहुत कुछ देखा। तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये लोगों का जीवन से भी जुड़ा हुआ है, वो रिलीजियस से भी जुड़ा हुआ है और ये अभी इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मुझे लगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर मेरे बांग्लादेश का जो ट्रेडिशंस है, जो भावना है, जो कल्चर्स है, जो कुछ अभी भी बचा हुआ है, उसको मैं लाना चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि उसको एकेडमी में पढ़ाया जाए और उसको जनरल पीपल के अंदर भी कुछ ना कुछ तरीके से उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे कि मैं जो पेंटिंग करता हूँ उसमें मेरा एक स्लोगन है, एक मैसेज है। क्या है कि प्रिजर्व व्हाट रिमेन्स। इस टाइटल में मैं लास्ट 7 बरस से पेंटिंग कर रहा हूँ। तो क्या प्रिजर्व करना है? एक तो ये एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, ट्री, ग्रीन, क्योंकि इनसे हमारा सांस लेना और हमारा जीवन का एक गंभीर संपर्क जुड़े हुए हैं। और क्या है? कल्चर। अगर हम देश के तौर पे देखें तो एक स्ट्रॉन्ग देश है बांग्लादेश। अगर पूरा विश्व के साथ कंपेयर करें तो बांग्लादेश की अपना पहचान के लिए कुछ प्रिजर्व करना होगा, क्योंकि जो स्टाइल, जो कलर्स, जो फॉर्म्स हमने फोक मानकर कुछ अलग कर दिया है, स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि इसको रिवाइव करके हमारे विजुअल कल्चर को और भी स्ट्रॉन्ग करे, जैसे मैंने नेपाल में कुछ देखा है। नेपाल के अच्छे पेंटिंग और देखे और अच्छा लगा यहाँ के पेंटिंग। और विशेष करके ये बात हम बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारे नेपाल के बहुत स्टूडेंट्स सब बांग्लादेश में मेडिकल पढ़ने के लिए जाता है। अब अपना जीवन में कला ही क्यों चुना? मेरा तो एक इंस्टिंक्ट होता है, सभी ह्यूमंस को एक पसंद होता है, वो चाइल्डहुड से होता है। तो मेरा कुछ अटैचमेंट था पेंटिंग और उस स्केचेस, इसमें मेरा बहुत अट्रैक्शन था। स्पेशली वो रिक्शा पेंटिंग होता था मेरे घर के सामने,
तो जब मैं छोटा था, कभी भी किसी ने भी अगर पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना पसंद करोगे, तो विदाउट एनी हेसिटेशन मैं बता देता कि वो रिक्शा पेंटर बनूंगा। तो कभी कभार पेरेंट्स वो अच्छा रिसीव नहीं करता था, बोलता था कि ये रिक्शा पेंटिंग उतना सोशल स्टेटस नहीं है, लोग इसको अच्छे से नहीं एक्सेप्ट करता है, तो तुम इस तरह से मत बोलो। ये मुझे डिस्करेज नहीं कभी किया, क्योंकि मेरे माँ जो थे वो हर वक्त मुझे अप्रिशिएट करते थे, और मेरा जो स्केचेस था उसके ऊपर भी मैं बहुत एप्रिसिएशन, वो कोई मैंने उतना कुछ अवार्ड वगैरह अचीव नहीं किया, पर जो लोग हैं, जो मेरा नेबर्स है, फ्रेंड्स है, सभी ने मुझे अप्रिशिएट किया। और एक भाई था मेरा, जब मेरा यूनिवर्सिटी स्टडी का टाइम आया था, तब मैंने इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन ले रहे थे, तो उसने मुझे कहा तुम भविष्य में क्रिकेट खेलोगे और अब फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका फ़ायदा क्या है? तो मैंने तो उनसे फिर क्वेश्चन किया, तो मुझे ज़रा खुल के बताइए। उसने कहा तुम आर्ट में अच्छा हो, तुम्हें आर्ट सब्जेक्ट को फोकस करके प्रोफेशन और फ्यूचर कैरियर के लिए सोचना चाहिए। तो मेरा मानना है कि तुम फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लो और उस पे फोकस करो। तो ये मुझे बहुत ही इंस्पायर किया था, और वो इनकरेज से मैंने राजशाही यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ 2000 सेशन में, और 2008 में ये मेरा पढ़ाई ख़त्म हुआ। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मेरा जो फीलिंग था वो थोड़ा अलग था। वो मैंने आर्ट सब्जेक्ट को फोकस करके मेरा पढ़ाई ख़त्म की, मगर मुझे कुछ इस तरह की महसूस हुआ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रिविलेज्ड लगा मुझे, क्योंकि सभी को ये स्कोप नहीं मिलता कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो पढ़े और अपना ब्राइट सा फ्यूचर डेवलप करे। इसलिए ये फीलिंग से मैंने ये टीचिंग पेशा ही मैंने चुना, और तब जाकर मुझे रिसर्च में थोड़ा बहुत अटैचमेंट और इंटरेस्ट हो गया। और ये रिसर्च करते करते अब मैं यहाँ नेपाल में भी आया हूँ उसी सिलसिले में कि नेपाल का पेंटिंग कैसा होता है, क्यों बांग्लादेश के साथ इसका क्या संबंध था, बंगाल पेंटिंग के साथ अभी 21st सेंचुरी में ये लोग कर क्या रहा है। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जानना, मुझे वो एक्सप्लोर करना और उसके हिसाब से कुछ काम करना, लोगों में बांटना। स्पेशली मेरा जो स्टूडेंट्स है, मैं तो उसको चिल्ड्रेन ही बुलाता हूँ, उसका भविष्य, उसके फ्यूचर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, ये मेरा सबसे गुरुत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ का एक है। और मेरा मानना है अगर मैं कुछ करूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश करूँ और इसको पास ऑन करता जाऊँ। तो इसी हिसाब से ही मैं पेंटिंग भी कर रहा हूँ। हाँ, पेंटिंग कर रहे हैं। और एक बात कि आपका परिवार वाले आपको इंजीनियर बनाना चाहता था, है ना, कुछ और अच्छे बनाना चाहता था, आप पेंटिंग क्षेत्र में आ गए। इसी क्षेत्र में आने के बाद में अब क्या बुझा रहा है आपके, कितने परिवार को जो बोल रहा था वही अच्छा था कि अभी जो है वो अच्छा है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप इतने अच्छे से मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं। सभी मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ है। और मैं एक बात बोलना चाहूँ, मेरे परिवार में 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मैं परिवार को कन्विंस करके, सोसाइटी में और बहुत कुछ फेस करके ये मेरे आर्टिस्ट और आर्ट का रास्ता को इस्टेब्लिश्ड किया है। और इस्टेब्लिश्ड करने के बाद जो फीलिंग है वो मुझे इंस्पायर किया। मेरा 2 बहन है, वो दोनों मुझसे बड़े हैं, उसको इंस्पायर करके, वो दोनों बीएससी कंप्लीट करके स्कूल में पढ़ा रहा था, मैंने उसको इंस्पायर करके फिर वो आर्ट कॉलेज में दाखिलात हुआ, और फिर 2022 में उसका मास्टर्स भी ख़त्म हुआ। तो इससे पूरे दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरा डिसीजन राइट था या रॉन्ग था, आर्ट क्या दे रही है। ऐसे कि एक टाइप ऑफ पीपल का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, वेरी करता है। तो मेरा जो फीलिंग है, फीलिंग का टाइप है, मैं जो एंजॉय करता हूँ, उसमें एक मूवमेंट के तौर पे पैसा चाहिए कुछ ज़रूरत के लिए, बट पैसा के लिए मेरा ये जीवन सौंप दूँ, ये मेरा मानना नहीं है। तो आर्ट जो है ना, इसको मैं
इतना करीब से देखने लगा स्टडी के वजह से, ये मुझे कुछ सुकून सा देने लगा। और पर्सनली मैं इसको इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि मैंने इसको पास ऑन कर दिया मेरे 2 बहन के ऊपर। और अब क्या है कि वो भी मेरे से ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। कई नेशनल एग्जीबिशन में उन दोनों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ में अवार्ड भी अचीव किया। और मेरा जो आसपास में है सभी अप्रिशिएट करते हैं कि आर्ट इस तरह की गंभीर, इस तरह की डेप्थ, इस तरह की जो एंजॉयबल चीज़ें हैं, अगर तुम 3 भाई बहनों को माने पास से ना देखा जाए तो इसका समझ ही ना हो। तो मेरा मानना है मेरा डिसीजन बहुत ही अच्छा था और जो भी कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ। और सभी से प्रार्थना है कि मेरे लिए कुछ अच्छा सोचे, दुआएं रखे कि मैं जो इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, इससे मैं मेरे देश की, पूरा विश्व की आर्ट की कुछ अच्छा कर सकूँ। ठीक है। और अब देश की बात आ गया, उस देश में हम अभी हमारे नेपाल के जो कलाकार जो पेंटिंग कर रहा है, वो कलाकार सब ये इंटरव्यू देखेगा, देखने के बाद सोचेगा कि हमारे नेपाल में सुविधा क्या है और बांग्लादेश में क्या सुविधा दे रहा है वहाँ की सरकार, वो जानना चाहे तो आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं अभी मेरा वो PhD कर रहा हूँ जिसका टॉपिक है द सीनरी ऑफ 21st सेंचुरीज पेंटिंग इन बांग्लादेश। सो उसका जो अभी जो सिनेरियो है 21st सेंचुरी अभी शुरू हुआ है 2001 से 2020 तक मैंने टाइम पीरियड लिया। तो मैंने इन्वेस्टिगेट करके जो देखा, क्यों इसको कैरियर नहीं फोकस आर्ट में, क्यों कैरियर उतना अच्छा नहीं है, क्यों पेरेंट्स अभी चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो। क्योंकि सोसाइटी में जो वैल्यू मिलता है जिसका पास पैसा होता है, ये डॉक्टर सुबह से लेकर रात तक पेशेंट्स देखता है। और ऐसे नहीं कि वो वॉलंटियर कर रहा है, वो बहुत महंगा है। एक डॉक्टर के विजिट है अभी, आप मानोगे नहीं, 1500 से 2000 रुपया। तो ये बहुत है। और एक एक दिन एक डॉक्टर 70-80 रोगी तो कितना कमा लेता है। वैसे इंजीनियर भी उतना ही कमाता है। आर्टिस्ट क्या है कि बांग्लादेश में अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग आर्ट मार्केट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस हुआ वो 50 इयर्स कंप्लीट हुआ क्योंकि ये अब सेकेंड फेज में आया। 100 बरस के बाद ही एक देश का हिस्ट्री डेवलप होता है। तो अभी हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। तो आर्ट मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है यंग जनरेशन, बहुत सा सिग्निफिकेंट वर्क किया है अपने देश। सरकार से जो वहाँ की सरकार है वो कलाकार सबके सुविधा क्या दे रहा है। जैसे यहाँ पे नेपाल में कुछ ऐसे कही जाए कि जो मेहनत है वो सबका, वो उस अनुसार से यहाँ के सरकार के संरक्षण करना चाहे वो कम है। उसके 400 हमको हिंदी भी कम बोलना आता है, उसके दर्शक वो बोलने चाहते हैं कि हम पहली बार हिंदी में बोल रहे हैं क्योंकि हम मैथिली में बोलेंगे तो उससे अच्छा होता। हमारा जो अतिथि है वो बोल नहीं सकता, उसी लिए हम टूटा फूटा हिंदी में बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे जिस हिसाब से देखना चाहिए सरकार के, यहाँ पर भी कलाकार को कम ही ध्यान देते हैं। जिस प्रकार की उसके सेवा सुविधा होनी चाहिए सरकार के तरफ से, हर एक स्कूल में जैसे कलाकार को जो पेंटिंग है उसका दरबंदी क्रिएट होनी चाहिए, ऐसे नहीं है। वहाँ पर क्या अवस्था है अभी सरकार की तरफ से? हाँ, वहाँ वैसे तो एकेडमी में बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत यूनिवर्सिटी में ये फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत ही ओपन हुआ, बहुत फैसिलिटीज़ है। बट जॉब मार्केट में और आर्टिस्ट के ज़रिए जो एक स्ट्रॉन्ग आर्ट मार्केट होना चाहिए वो अभी भी उतना ज़ोरदार नहीं है। और पर्सनली जो आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा सुविधा चाहिए और कुछ प्रिविलेज और कुछ वेज चाहिए, उतना वैसे सिग्निफिकेंट कुछ अभी भी हमारे वहाँ भी नहीं है। आर्टिस्ट्स आर स्ट्रगलिंग स्टिल ओवर देयर। एंड मेरा मानना है कि हमारा देश अभी नया है
तो अगले कुछ सालों में ज़रूर हमारा देश का जो सरकार है उसका आर्ट में इंटरेस्ट है, वो बहुत सारी प्रोग्राम में भी फिज़िकली आते हैं और वो बहुत कुछ प्लान्स में भी वो सपोर्ट करते हैं। तो एक नए और बिगिनिंग कंट्री, हम लोग अभी डेवलपिंग से कुछ डेवलप्ड होने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि ये कुछ वक्त चाहिए, पर आप अगर पूछो तो अब क्या है, अब हम भी स्ट्रगलिंग ही कर रहे हैं। आर्ट का जो फील्ड है अभी उतना स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ, अब बहुत कुछ करना है और वो सब करने में हमारा जो गवर्नमेंट है उसका और थोड़ा कंसंट्रेशन चाहे। मैं मेरे तरफ से ये दरख्वास्त भी है कि हमारी देश के सरकार कुछ और कंसंट्रेशन दे कि आर्ट थोड़ा और एक्सपेंड हो जाए और स्प्रेड हो जाए और पीपल में थोड़ा इसकी तरफ ध्यान आए, ये मेरा भी मानना है। और और ये बात हम रखनी चाहते हैं, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, है ना, पीएचडी कर रहे हैं और नेपाल में आए, ऐसे ऐसे और कौन कौन देश आप गए? मैंने मेरा पीएचडी रिसर्च में फील्ड वर्क 2 कंट्री चूज़ किया है, एक इंडिया, एक नेपाल, क्योंकि हमारा जो पेंटिंग का शुरुआत था बंगाल जो पाल युग में पाया गया है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स, उसका जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने स्टडी किया, तो मेरा मानना है कि कुछ हिस्ट्री इनमें छुपा हुआ है। नेपाल में कुछ है क्योंकि वो सुल्तानी आमुल में उतना पैट्रोनाइज नहीं हुआ था वो कलाकार को, स्पेशली चित्रकार को, तो वो धीरे धीरे कुछ इस तरफ उस तरफ अपने आर्ट का जो प्रैक्टिसेस है वो घुमा दिया, तो कुछ इंडिया में चला गया, कुछ नेपाल में। तो मैं वही इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए और बहुत कुछ मुझे मिल भी गया है। तो आपका प्रश्न के अनुसार मैं बोलना चाहूँगा कि ये 2 कंट्री ही मेरे प्लान में था और मैंने इंडिया का जो पर्टिकुलर एरियाज था वो मैंने कवर किया है। लास्ट 2 वीक्स मैंने इंडिया में ही टूर किया है, अजंता, इलोरा, वो जहांगीर आर्ट गैलरी, मॉडर्न आर्ट गैलरी, वो बॉम्बे में है, दिल्ली में है, वो क्या कहते हैं कलकत्ता में है, जो भी है वो मैंने कवर किया। और एक वीक के प्लान था यहाँ नेपाल में, उसका भी मैं लगभग एंड तक ही पहुँच गया हूँ। ठीक है, मुझे ये कला क्षेत्र के बहुत ज्ञान नहीं कि आपके क्वेश्चन करूँ, है ना, बहुत चीज़ हमको पता नहीं है। अब आपको मैं इससे अलग होकर कुछ क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। जैसे आप नेपाल में आए, काला तो कुछ कुछ सेम जैसे लग रहा है, तो वहाँ के खान पीन क्या है और यहाँ के खान पीन में फ़र्क क्या है? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। खाने पीने में मुझे उतना फ़र्क नहीं नज़र आया, क्योंकि अभी मैं जहाँ ठहरा हुआ हूँ ये मेरा बहुत ही दिल के पास वाला एक मित्र है, मेरा दोस्त है, यार है। मैं तो कभी कभार उसको भाई भी बोलता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि उसके फैमिली में ही मैं अभी रुका हुआ हूँ। तो उसने जिस तरह की फूड मुझे प्रोवाइड किया, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ फूड हम बांग्लादेश में ही खाते हैं। तो मुझे यहाँ कर कुछ ऐसा फीलिंग ही नहीं हुआ कि मैं देश से बाहर हूँ और इतनी दूर हूँ। सो खाना पीना और सब कुछ एक ही है। नहीं, जैसा हमारे सबको क्या है कि जो वैष्णव होते हैं वो बोलता है यहाँ से बांग्लादेश में हर एक खाना के तरकारी सब्जी होता है, उसमें मछली ज़्यादा जाता है। उसके लिए बहुत जो वैष्णव होता है कि वो देश घूमने के लिए नहीं जाने चाहता है, क्योंकि वहाँ पर मछली होता है। वैष्णव बोलते हैं ना आप? हाँ, क्या है वहाँ पे वो मछली हकीकत में देता है? हाँ, ये मेरा थोड़ा ध्यान में नहीं था कि बांग्लादेश जो कंट्री है वर्ल्ड में वो पहचाना जाता है रिवर राइन कंट्री बोलकर। वो रिवर राइन का मतलब है उसमें बहुत सारा वो नदी होता है, और नदी और जलसाई जो भी बोले, पुकुर, सब में क्या होता है, मछली होता है। तो हमारा नेशनल फूड ही है वो मछली और चावल, जिसको हम माछ और भात कहते हैं। तो जो माने वीगन है, वेजिटेरियन है, उसको तो उन लोगों को तो मछली पसंद नहीं है, निषेध है। आपने स्पेसिफिकली वैष्णव को कहा, वो तो छूता भी नहीं है।
तो इस हिसाब से ये थोड़ा अलग है। मैंने यहाँ मछली नहीं देखा कहीं पर, और ये हाँ, ये ज़रूर अलग है। बांग्लादेश में अवेलेबिलिटी हो और कल्चर के लिए मछली हमारा जातीय फूड भी है, और ये ही एक चीज़ है जो थोड़ा अलग है। और वेदर में वो यहाँ हिमालय है, तो यहाँ का जो ठंड है, इसका जो टाइप है, ये थोड़ा डिफरेंट है। बांग्लादेश में भी विंटर सीजन में पड़ता रहता है, ठंड होता है, पर इस तरह की ठंड नहीं है, ये थोड़ा कम है, अलग है। सो कुछ चेंजेस है, बट मेरा भावना इतना लगाव हो गया है कि ये छोटा मोटा जो चेंजेस है ये अपने आप से स्किप ही हो जा रहा है। मैं पसंद करता हूँ कि कोई क्या कहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, यही बोलने में मुझे मज़ा आ रहा है। जैसे हमारे नेपाल के एक भारत और एक चाइना दोनों से घिरा हुआ देश है ना। ये दोनों सीमा, दोनों देश की सीमा के बाद में सबसे नज़दीक का दूरी का किलोमीटर हिसाब से सबसे नज़दीक का सीमा से बाहर का बांग्लादेश है। और तो ये चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ के कलाकार कहीं आपके देश घूमने जाए, वहाँ के कल्चर के बुझने जाए, जैसे आप आए, आप तो रिसर्च करने आए, परंतु तो यहाँ के कलाकार जाए तो उसका किस हिसाब से जा सकता है वहाँ पे? हाँ, हमारा बांग्लादेश में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होता है। वहाँ एक शिल्पकला एकेडमी है, वो हमारे देश के गवर्नमेंट की पैट्रोन में है, और उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट आर्ट गैलरीज़ है, आर्ट फाउंडेशंस है। जैसे कि मैं 2 फाउंडेशंस में चैरिटी वॉलंटियर वर्क भी करता हूँ। एक है बृहत्व आर्ट फाउंडेशन, दूसरा है फ्लेम आर्ट फाउंडेशन। इसके अलावा बंगाल आर्ट फाउंडेशन है, जो कि तरह तरह की प्रोजेक्ट करता है वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट को लेकर। उसमें कभी कभार फाइन आर्ट्स होता है, विजुअल आर्ट्स होता है, म्यूज़िक भी होता है, परफॉर्मेंस भी होता है। तो अभी मैंने वो फ्लेम की ज़रिया एक प्रोग्राम प्लान कर रहा हूँ, जिसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है इंडिया के साथ, और अगले पार्ट अगले 2-3 महीने में होने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा, और मेरा ये क्या कहते हैं ओपिनियन भी है कि नेपाल अगर मूव करना चाहे तो उसमें कुछ फाउंडेशन, जैसे कि मेरे दोस्त है श्याम सुंदर यादव, बहुत ही अच्छा कलाकार है, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, ऑर्गेनाइज़र है, उसका अपना ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अभी सोच भी रहा है कुछ फाउंडेशन से डेवलप करूँ। इस तरह के फाउंडेशन से क्या होता है कि दूसरे फाउंडेशन के साथ काम करने में आसानी होता है। जैसे कि लास्ट ईयर इटली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आर्ट फाउंडेशन है ना वर्ल्ड का बेस्ट आर्ट फाउंडेशन, वही सब ने मिलकर वो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया और एक्सचेंज प्रोग्राम किया। तो मैंने कुछ बृहत्व आर्ट फाउंडेशन का नाम भी लिया। वो फाउंडेशन की जो फाउंडर है, को फाउंडर है, वो हिस्सा लिया था वो इटली में लास्ट नवंबर को, और उससे कुछ एक्सटेंशन प्लान भी हो गया कि दूसरा देश की जो फाउंडेशन है, अभी वो दोनों मिलकर काम भी कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इटली में है तो बांग्लादेश का आर्टिस्ट जाएंगे, कुछ सीख कर आएंगे, फिर इटालियन आएंगे। तो वैसे मेरा मानना है कि नेपाल में भी ऐसा फाउंडेशन होना चाहिए। मेरे राय से यही एक अच्छा तरीका है एक्सचेंज और कोलैबोरेटिव प्रोग्राम करने का। और बहुत चीज़ हम पूछने की तो बहुत चीज़ का मन था, परंतु क्या है कि कुछ डीपली कला क्षेत्र में इतने हम नहीं डीपली घुसे हुए हैं, उसके लिए बहुत प्रश्न, क्या पूछूं ना पूछूं ना, वैसे लिए आप अमूल्य समय दें, उसके लिए आपके एक अंतर्वार्ता में बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। আমি নিজেও আপনাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। I am really glad to be here, and I pay my gratitude from the bottom of my heart to all the Nepalese, especially my friend and the team I am working with. Thank you so much. ধন্যবাদ। और अपनों के अखन एक पाहुन छलैथ जे
बांग्लादेश से आयल छथि और अइजा हमरा और के जे हमर जन्म स्थान सुखीपुर नगर पालिका है नगर पालिका में आयल छलथि तो हुनका से बातचीत करलो और हुनका सबसे सजेलो छलथि कि हिंदी में बातचीत होई तो बड़ी नीक हेत। मुदा हमरा तो बड़ भारी लागल कियाकि ई पहले बार छलै कि हम हिंदियो एकटा ओना तो हमरा और के छिमेकी देश छै जतऽ संबंध बेटी रोटी के छै, मुदा भाषा ओतका जे हिंदी छै ओतका हिंदी भाषा में ओते नीक जका बहुत बोलचाल नहीं भेला के कारण कियाकि बेटी रोटी के संबंध वह ठाव में छै जे मिथिला से जुड़ल छै, त्या द्वारे हमरा के मैथिली में रहते तो बहुत नीक हेतै। मुदा हिंदी में कुछ त्रुटि पुटि भेलै ताहिके लेल अहाँ और माफ़ करब और एहिके लाइव के शेयर कर देबै और सब्सक्राइब शो करबै और ये हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट करब कियाकि एहिमे केना के ये और आगारी बढ़ते ना गाँव चीज़ और कोना के और प्रस्तुत करबे और के लाइक कमेंट करबे तभी हम एक सुधार कर सकबे ने। अतबी कहत आजुक इंटरव्यू कार्यक्रम एते अंत करै छी। नमस्कार, धन्यवाद।